इस क्लास 12th गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतराल प्रशिक्षण किसके विकास के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपको पता है अंतराल इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। तो इंटरवल लेकर किसी भी कार्य को हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो क्या चाहिए हमें एंडोरेंस चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 है लचक, 2 है स्फूर्ति, 3 है सहन शक्ति, 4 है गति। तो अंतराल प्रशिक्षण किसके विकास के प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है ग, सहन शक्ति। थकान के दौरान प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता को क्या कहते हैं? थकान के दौरान जब हम थक जाते हैं तो प्रतिरोध पर काबू पाने की शक्ति। जब हम थक जाते हैं तो हमारा ऐसा मन करता है कि हम काम को रोक दें, लेकिन हम फिर भी उस काम को कंटिन्यू रखते हैं। तो उस काम को कंटिन्यू रखने में हमारी कौन मदद करता है? हमारे शरीर की सहन क्षमता। तो राइट आंसर हुआ हमारे पास ग, सहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले शुद्ध बल के बढ़ने पर उसके त्वरण में होने वाली वृद्धि उसके पर डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसका ख, द्रव्यमान। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गति को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक कौन सा है? गति किस चीज़ पर निर्भर करती है? आपको चैप्टर करवाया गया है और उसमें आपने पढ़ा भी होगा। तो गति किस चीज़ पर निर्भर करती है? इसमें ऑप्शन है हमारे पास क, विस्फोटक शक्ति, ख, शरीर का वजन, ग, मांसपेशियों की संरचना और घ, क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा क और ग, विस्फोटक शक्ति और मांसपेशियों की संरचना, इन दोनों पर निर्भर करती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितंब की हड्डी। नितंब क्या होते हैं? नितंब हिप की हड्डी के विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? डिसलोकेशन। डिसलोकेशन अपने स्थान से हट जाना, विस्थापित होना। विस्थापन में डैश नामक हड्डी साकेट के बाहर आ जाती है। कौन सी? फीमर बोन है हमारे पास, ह्यूमरस है, टिबिया है या घ है रेशेदार। तो इसमें हमारी जो फीमर बोन है वो अपने साकेट से बाहर आ जाती है। साकेट होता है हमारा एक ऐसा खांचा जिसमें हमारी हड्डी फिक्स होती है, हिप की हड्डी, और उसमें वो मूव करती है। तो हमारी हड्डी जब ये बाहर आ जाती है तो वो डिसलोकेशन हिप का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेसोमॉर्फ में मेसो शब्द किससे संबंधित है? क, वसा से, ख, दुबला, ग, मस्कुलर, मसल्स, ख, घ इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेसोमॉर्फ में मेसो शब्द का संबंध हमारी शरीर की मसल से हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कौन से विकार से पीड़ित बच्चों में अवज्ञा का प्रतिरूप पाया जाता है? अवज्ञा करना, रुकावट पैदा करना। तो ओडीडी, ख एडीएचडी, ग ओसीडी और घ एसपीडी। तो इसका राइट आंसर होगा ओडीडी। ओडीडी का मीनिंग क्या है? ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, जो बच्चों के व्यवहार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, कौन सा विकार से पीड़ित बच्चों में अवज्ञा का प्रतिरूप कि वो कहना नहीं मानते, तो ओडीडी, उनके व्यवहार से संबंधित ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन, बाई का अर्थ क्या है? क, फिक्सचर निर्धारित करने की एक विधि, ख, टीम की खेलों के लिए एक अंक प्रणाली, ग, किसी टीम को पहले राउंड में खेलने से मुक्त करना, घ, टीमों को उनके पिछले प्रदर्शन के अनुसार व्यवस्थित करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बाई क्या होती है? किसी टीम को पहले राउंड में खेलने से मुक्त करना बाई कहलाता है। ठीक है, उस बाई देने से वो क्या टीम है पहले राउंड में खेलने से बच जाती है, उसे नेक्स्ट राउंड में खेलना होता है, तो वो बाई होते हैं। बाई एक प्रकार का लाभ होता है। 7th क्वेश्चन है, विस्थापन का संबंध डैश से है? विस्थापन आपको पहले भी बताया, विस्थापन का मीनिंग होता है विस्थापित होना, डिसलोकेट होना। हड्डी की चोट, चमड़ी की चोट, मांसपेशी की चोट या जोड़ की चोट। तो विस्थापन का संबंध किससे हुआ? विस्थापन का संबंध हमारे जोड़ से है। जब जोड़ अपने स्थान से हट जाते हैं तो वो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कहलाता है। हड्डी की चोट तो फ्रैक्चर कहलाती है। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर घ, जोड़ की चोट। इसका नेक्स्ट 7वें ऑप्शन है और में, ऐसे फ्रैक्चर को जिसमें टूटी हड्डी किसी अन्य हड्डी में प्रवेश कर जाती क्या कहते हैं?
आपको पहले भी बताया है। इसमें आंसर देखो, क है सामान्य फ्रैक्चर, ऑप्शन में ख मिश्रित फ्रैक्चर, ग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, घ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सामान्य आपको पता है जब हड्डी टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाती है सामान्य फ्रैक्चर कहलाता है। मिश्रित फ्रैक्चर होता है जब एक हड्डी क्या है कई भागों में विभाजित हो जाती है तो मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है। फिर है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में धंस जाती है, वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और घ भी बता दूं मैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों में होता है, वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। ये फ्रैक्चर जल्दी अपने आप से कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्थिर स्थिति से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्षमता क्या कहलाती है? स्थिर स्थिति में क है गति सहन शक्ति, ख है त्वरण क्षमता, ग है गति क्षमता योग्यता, घ है गतिविधि की गति। तो स्थिर स्थिति से अधिकतम यानी एक स्थिर स्थिति से जब हम अधिकतम एकदम गति प्राप्त करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? त्वरण क्षमता कहलाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन रन भी कहते हैं। तेज स्पीड में जो हम स्प्रिंट्स वगैरह लगाते हैं एक्सीलरेशन रन भी कहते हैं। VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मैक्स फॉर्मूला में पुरुषों के लिए कितना स्कोर लिया गया? क 1, ख 0, ग 0.85, घ 0.72। तो राइट आंसर इसका क 1। मोटापे का संभावित कारण क्या हो सकता है? क आनुवंशिकी, ख अधिक खाना खाना, ग तीव्र मेटाबॉलिज्म होगा तो उसका तो मतलब है हमारा खाना जल्दी से पच रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और घ में क और ख दोनों, तो इसका राइट आंसर घ रहेगा। क और ख दोनों हमारी जो हेरिडिटी है वो भी हमारे मोटापे को प्रभावित करती है, और अधिक खाना यानी कि ओवर ईटिंग करना भी हमारे मोटापे का कारण होता है। तो राइट आंसर क और ख। नीचे दो कथन दिए गए जिनको अभिकथन ए तथा कारण आर नामांकित किया गया है। अभिकथन क्या है? ए, खेलों में योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो कारण क्या है? योजना भविष्य में आगे होने वाली गतिविधियों के बारे में दर्शाती है। उपरोक्त दोनों कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? क ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ख ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ग ए सही है परंतु आर गलत है। घ ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा क ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही है। आर ए की व्याख्या सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। राइट आंसर इसका ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th तालिका है। इसमें बताया गया है कि कौन सी विटामिन से कौन सा रोग लग सकता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से अंधता रोग हो जाता है, अंधता। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से होता है अस्थि विकृति, रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13th और 12th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ग रहेगा। ओके, 13 क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें आपको आसन दिए गए हैं, नीचे दिए गए आसनों की पहचान करो। तो आपको इनकी पिक्चर्स देख के इनको पहचानना है। फर्स्ट आसन में जो पिक्चर बनी हुई है ये बनी हुई है भुजंग आसन की। भुजंग होता है सांप, जिस प्रकार से वो अपने फन को उठाता है सेम उसी तरह से इस पिक्चर में व्यक्ति ने अपने फेस को, मुंह को ऊपर उठाया हुआ है, तो ये है भुजंग आसन। दूसरा है त्रिकोण की स्थिति दिख रही है आपको, ये जो व्यक्ति आसन कर रहा है वो त्रिकोण स्थिति में है, तो त्रिकोणासन। थर्ड आसन जो है ये है पश्चिमोत्तानासन। और फोर्थ है जो आसन वो अर्धमस्तेंद्र आसन है। ये आसन की पहचान आपको करनी है अच्छे से। आपको सभी आसन की पहचान अच्छे से होनी चाहिए ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा आसन
है ये। नीचे दी गई मानवीय गतिविधियों की पहचान करो तथा उनके मानवीय गतिविधि ये क्रियाएं की गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में जो शो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बाजू क्या किया हुआ है, फोल्ड की हुई है, एल्बो से फोल्ड की है, तो कोण क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो कम होता है जब कोण, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट में स्ट्रेट हो गई बाजू, बिल्कुल सीधी की, पिक्चर में शो हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो एक्सटेंड होता है बढ़ना, बढ़ गई तो ये हो गया एक्सटेंशन। अब ग पार्ट में देखो, ग पार्ट में बाजू नीचे से ऊपर गई, ऊपर गई तो क्या हुआ, ऊपर गई तो ये बढ़ता चला गया, प्लस होता चला गया, तो ये हो गया एबडक्शन, कोण बढ़ गया। और वही कोण जब बढ़ के नीचे वापस आना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, वो हो गया एडक्शन। तो ये पिक्चर्स आपको क्लियर हैं। 15 क्वेश्चन है, गोल कंधों को ठीक करने के लिए कोई 4 शारीरिक गतिविधियों का मुक्त हाथ कार्यक्रम तैयार करो। तो आपने गोल कंधों को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16, लक्षणों के आधार पर ओडीडी तथा एसपीडी में कोई 2 अंतर बताओ। ये भी आपको क्वेश्चन आपकी बुक से क्लियर हो जाएगा। अब 17 MCQs है जो वो मैं करवाती हूँ आपको। किसी स्कूल के शारीरिक स्वास्थ्य निरीक्षण में नोट किया गया BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हमारे शरीर की वसा की गणना करना कि हमारे शरीर का मोटापा कितना है। तो इसमें आपको रेशो दी गई है, ये 18.5 से 24.9। नेक्स्ट रेशो है, पहली रेशो हमारी ये नॉर्मल रेशो है, 18.5 से जो बिलो होगी वो कम भार होगा, और 25 to 29.9 ये आपका मोटापा होगा, और 30 से 34 तक जो रेशो आएगी हमारी वो अधिक भार की आएगी। उपरोक्त डाटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अधिकतर विद्यार्थी किस वर्ग में आते हैं, अधिकतर विद्यार्थी इसका है ख, एक स्कूल में जो निरीक्षण किया गया तो सामान्य भार में आते हैं। ठीक है। स्कूल को किस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए गतिविधि पर आधारित प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, किस पर बनाना पड़ेगा, नंबर 2 का आंसर रहेगा घ, अधिक भार वाले व्यक्तियों की विद्यार्थियों की संख्या को कम करने के लिए प्रोग्राम बनाने। कौन सा वर्ग अल्प भार से संबंधित है, तो कौन सा भार अल्प भार से संबंधित है, अल्प भार मतलब कम भार, तो कम भार 18.5 जो आपको ये शो हो रहा है 18.5 की रेशो में बॉक्स शो हो रहा है, ये होता है कम, यानी कि जो BMI है 18.5 से कम होगी तो वो बिलो वेट, अंडर वेट होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे डाटा दिया हुआ है BMI। और BMI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, BMI निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर, ये हमारा BMI निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे हम अपने शरीर का जितना भी हमारा वजन है उसको हम हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आपकी एक्यूरेट BMI निकलेगी। उससे आपको क्लियर होगा कि हम किस वेट में हैं, हमारी BMI एक्यूरेट है या नहीं है, ज़्यादा है कम है, वो क्लियर होगा। आगे 18 क्वेश्चन, रमन 12वीं श्रेणी का विद्यार्थी और मोटापे से ग्रसित मतलब मोटापे से परेशान है। स्कूल में हाल ही में हुए स्वास्थ्य निरीक्षण में मोटापे को दूर करने के लिए उसे पाठ्यक्रम में कुछ योग दिए गए थे, योगासन करने, खेल गतिविधियों में भाग लेने का परामर्श दिया गया, और इस मसले पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्कूल के योग के अध्यापक ने रमन को कौन सा आसन करने को कहा, तो आपको भी पता है कि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो क्या है, हमारे बॉडी के वेट को कंट्रोल रखता है। तो किस चीज़ का आसन, क भुजंग, ख पवना मुक्त, ग वज्रासन, घ चक्रासन। तो उसको मोटापे से ग्रसित था, तो मोटापे को दूर करने के लिए उसको कौन सा आसन करने को कहा गया, वज्रासन। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति का BMI क्या होता है, मोटापा जिसको परेशान करता है उसका BMI 25 यानी कि 25 जो मोटे व्यक्ति होते हैं, और अधिक भार वाला होता है 30 से ऊपर BMI हो जिसका,
वो अधिकतम भार की श्रेणी में आता है। मोटापे की श्रेणी में आते हैं जिसका BMI 25 या 25 से ऊपर होता है, और जिसका नॉर्मल रेशियो होता है वो 18.5 टू 24.9, ये नॉर्मल रेशियो है। और 18.5 से नीचे जिसका होगा वो कम भार होगा। मोटापे के कारण रमन के घुटने भी टकराते थे, जिसे दूर करने के लिए उसे क्या परामर्श सलाह दी गई? पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने की सलाह दी गई, या पैरों के बाहरी किनारों पर चलने की सलाह दी गई, या एड़ियों पर चलने की सलाह दी गई, या फिर पैरों की उंगलियों पर चलने की सलाह दी गई? अगर उसके घुटने टकराते हैं अंदर की तरफ तो उसको पैरों के बाहरी किनारों पर चलने की पैरों के बाहरी किनारों पर चलने के लिए कहा गया, जिससे कि वो थोड़ी सी उसके जो टकराना है वो ऐसी एक्सरसाइज करे जिससे कि उसके पैर टकराना बंद हो जाए। तो राइट ऑप्शन रहेगा ख, पैरों के बाहरी किनारों पर चलने के लिए कहा गया। इस तरह से ये आपका सैम्पल पेपर जो हमने आज कंप्लीट किया, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा से डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।